हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, डेट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। उससे पहले, क्योंकि आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करने जाएंगे फाइनेंशियल लिवरेज का, तो थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको। डेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन ओवरऑल कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। यानी कि वो प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट जो हमने लोन लिया है, अगर हमारी जितनी ओवरऑल कैपिटल है उसका कुछ पार्ट जो हमने लोन में लिया है, डेप्ट यानी मतलब क्या होता है, लोन, जो भी हमने लोन लिया है, तो उस प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज जो, मान लीजिए कि हमारा 10 लाख मैंने कैपिटल लगाई अपने बिजनेस के अंदर, टोटल कैपिटल, उसमें से 2 लाख मैंने क्या करे, लोन ले लिए, ठीक है। तो दैट प्रोपोर्शन, इसकी हम रेशियो निकालते हैं, तो इस प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो दो तरह का हम कह सकते हैं होता है। एक होता है हमारे पास, द फर्स्ट वन इज फेवरेबल, द सेकेंड वन इज अनफेवरेबल। इसको हम थोड़ा सा एक डिटेल में करते हैं। व्हाट इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल? फेवरेबल यानी वो डेप्ट जिससे हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है। अनफेवरेबल यानी अगर हमने लोन लिया है तो उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी हमने यही पढ़ा था कि जितना एक इक्विटी शेयर होल्डर जो है, प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस यानी इंटरेस्ट की प्रेजेंस में भी प्रॉफिट जितना अर्न करता है, उसकी जितनी इंक्रीजमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब इन दोनों की बात हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल में, ठीक है। अभी हम फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की कैसी होनी चाहिए? फर्स्टली, कैश फ्लो पोजीशन में हम क्या करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट इनफ्लो ऑफ द कैश एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश। सबसे पहले हमें उसका कैश का इनफ्लो चेक करना है और आउटफ्लो चेक करना है कि कंपनी का कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है, कितना वो लेती है और कितना वो देती है। फिर आता है, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट अ कंपनी हैज़ कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन। कंपनी की कुछ कैश पेमेंट ऑब्लिगेशंस को ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, कि नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में कितना देती है, इन्वेस्टमेंट कितना करती है फिक्स्ड एसेट्स में, फॉर मीटिंग डेप्ट सर्विस कमिटमेंट्स लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट है, जो उसकी डेप्ट सर्विस है, वो कितना उसको देती है। सारा ये कितना क्या है, सारा एक तरीके से आउटफ्लो है कैश का, वो कितना दे रही है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, डैट कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी। कितना अर्निंग बिफोर टैक्स हुआ है और कितना उसका इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, कितनी हमें अर्निंग हुई है। मान लीजिए मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, 10 लाख मेरी कैपिटल है, उस 10 लाख कैपिटल टोटल, और अब मैं मान लेती हूँ कि मैंने 5 लाख का डेट उठाया था, ठीक है। 5 लाख मेरे किसके हैं, जो मेरी इक्विटी कैपिटल है, यानी मेरा जो ओनर्स फंड है। अब मुझे अर्निंग तो हो गई 4 लाख की, जिसमें से मैंने डेप्ट उठाया था 5 लाख का। तो ये जो रेशियो निकल कर आती है, डैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि मेरा कितना मैंने अपना इंटरेस्ट जो है कवर करके रखा था। अब इस पे मान लीजिए 10% इंटरेस्ट लगता था, तो ये 50,000 हो गया, इंटरेस्ट 50,000। दिस रेशियो इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर। ये जो रेशियो है ये कोई एडिक्वेट मेजर नहीं देती है, कोई सही निर्णय नहीं बता सकती।
अ फर्म में हैव हाई ईबीटी बट लो कैश बैलेंस। फर्म का जो है हाई ईबीआईटी हो सकता है, इंटरेस्ट और रेट बिफोर टैक्स की अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी उसका कैश बैलेंस कम हो सकता है। वैसे अगर हम बात करें जनरल लैंग्वेज में, तो जो हाइयर द रेशियो, जितनी रेशियो हाइयर होगी उतना कम रिस्क होगा कंपनी को टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। बट अगर हम ध्यान से इसको समझें तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा भी होंगी तब भी हमारा हो सकता है कि कैश बैलेंस कम भी हो, तो ये एक एडिक्वेट मेजर नहीं बताती है। फिर नेक्स्ट इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कौन सी रेशियो होती है? ये रेशियो जो है वो डेट को कवर करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि जितना हमने डेब्ट लिया है उसको क्या हम कवर कर पा रहे हैं, उसकी पेमेंट अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। डेट द फॉर्मूला इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। सारा हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया, टैक्स लगाने के बाद फिर उस डेप्रिसिएशन जो हम फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस को किससे डिवाइड करा? प्रेफरेंस डिविडेंड, कि हम कितना प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन हमारी कितनी है, इससे डिवाइड करा। तो ये वाला जो रिजल्ट आता है ये थोड़ा एडिक्वेट रिजल्ट होता है, सही रिजल्ट बता देता है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ द डेफिशिएंसीज रेफर्ड टू इन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये जो रेशियो होती हैं, ये जो हमारी कमी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में निकली है उसको सही कर देती हैं। फिर नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द कंपनी कैन यूज मोर इफ डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी अगर हमारा जो इंटरेस्ट, जो इन्वेस्टमेंट है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उस पर उसको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, अगर वो ज़्यादा है किससे? जो कंपनी ने डेट लिए हैं, यानी जो लोन लिया है अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब उनकी अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न क्या इंक्रीज हो जाएगी? अर्निंग पर रेशियो। बट इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो लोन लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कौन सा रेट होगा? जब हमने इन्वेस्टमेंट की उस टाइम पे जो हमें पैसा मिल रहा है, ये हमारा रिसीव है, हमें ये रिसीव होगा। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें पे करना होता है, दैट इज रिसीव्ड। ये हमारी इनकम है और इसको हमें क्या करना होता है? पे करना होता है। ये हमारा एक्सपेंडिचर है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है लेकिन हमारा रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, तो देन द कंपनी शुड यूज लेस ऑफ डेप्ट। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपना डेप्ट कम यूज़ करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी कैपिटल यूज़ करनी पड़ेगी? इक्विटी कैपिटल यूज़ करनी पड़ेगी, यानी अपना खुद का फंड, उस केस में ओनर्स फंड ज़्यादा यूज़ करें और बोरोड फंड यूज़ ना करें। ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। कॉस्ट ऑफ डेट, मोर डेट कैन बी यूज्ड इफ डेट कैन बी रेज्ड एट अ लोअर रेट। अगर हमारा लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उसको, तो ये हमारी जो उसकी यूजेज होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टैक्स रेट। कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट। अगर हाइयर टैक्स रेट है तो डेब्ट हमारा चीपर हो जाएगा। कि हम ये दिखा देते हैं, इसमें चीपर कैसे हो जाता है? हम जो है अपने अकाउंट्स में ये शो कर देते हैं कि हम क्या पे कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो लोन की जो पेमेंट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। एंड इंक्रीजेस इट अट्रैक्शन, और इनका अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाता है कि ये तो टैक्स बहुत अच्छे से पे कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है?
व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेस डेप्ट द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी होल्डर्स इंक्रीजेस। जब कंपनी कभी कभी डेप्ट्स को इंक्रीज कर लेती है, यानी अगर वो लोन ले लेती है, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट अ कंपनी कैन नॉट यूज डेप्ट बियॉन्ड अ पॉइंट। इसका मतलब है कि कंपनी एक पॉइंट से ज़्यादा अपने लोन को यूज़ नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा लोन नहीं ले सकती। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती हैं? वो कॉस्ट होती हैं जब हम कोई भी अपना शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं, उस टाइम पर जो हमें खर्चा करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स रिक्वायर कंसिडरेबल कॉस्ट या कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर्स। इन एक्सपेंडिचर्स को हम फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। दीज कंसिडरेशंस में ऑल्सो इफेक्ट द चॉइस बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी एंड हेंस द कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो इफेक्ट करती हैं कि हम कौन सा फंड यूज़ करें, डेप्ट यूज़ करें यानी लोन यूज़ करें, या फिर इक्विटी अपना खुद का फंड यूज़ करें। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर अगर हमारा जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती हैं? जब हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं, शेयर्स इशू के टाइम पर जो कॉस्ट होती है, ठीक है, या डिबेंचर इशू करने के टाइम पर जो होती है, तब क्या अगर ये वाली कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डेट यूज़ कर सकते हैं, यानी लोन ले सकते हैं। अगर ये तो कॉस्ट कम है तो हम इक्विटी का यूज़ कर सकते हैं, यानी अपना खुद का फंड ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज रिस्क कंसिडरेशन। फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू अ पोजीशन वेयर अ कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल चार्जेस, नेमली इंटरेस्ट पेमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड अ रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। कौन सा रिस्क होता है कि कितना रिस्क है, हम लोग कितना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं? फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होता है जहां पर कंपनी अपनी जो पेमेंट्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट पेमेंट है, जो प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पे करने से पे नहीं कर पाती है मेनली, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। फेल हो जाती है उसको पे करने से। अगर तो इफ अ फर्म बिजनेस रिस्क इज लोअर, अगर फर्म का जो बिजनेस रिस्क है वो अगर तो लोअर है तो वो क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ करेगी, यानी जो रिस्क है अगर वो कम है तो वो कौन सा फंड यूज़ करेगी? डेट, यानी बोरोड फंड। फिर है अगर तो उसका जो रिस्क है, बिजनेस रिस्क हाई है, तो वो अपना खुद का फंड यूज़ करेगी, इक्विटी यूज़ करेगी, यानी कि ओनर्स फंड यूज़ करेगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब कहाँ कहाँ फ्लेक्सिबल है? टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरिंग पावर्स टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। यानी बोरिंग पावर को मेंटेन करना भी ज़रूरी है कि कितनी हम बोरो कर रहे हैं अपनी पावर्स को, ठीक है, कितना हम बोरो कर रहे हैं। ज़्यादा बोरो करेंगे, एक लिमिट ख़त्म हो जाएगी बोरो करने की, तो क्या हो जाएगा? वो बिजनेस ठप हो जाएगा, बाउंड अप होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल। डेप्ट नॉर्मली डज नॉट कॉज अ डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डेप्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो कंट्रोल है उसके हाथ से, बिजनेसमैन के हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। अ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी में रिड्यूस द मैनेजमेंट्स होल्डिंग इन द कंपनी। अगर वो इक्विटी को इशू करती है, यानी जो शेयर्स हैं उनको इशू करती है, तो उनका क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो मैनेजमेंट है वो और लोगों के हाथ में चला जाता है और उनको पूरा का पूरा मैनेज करना नहीं पड़ता। तो ये भी ध्यान रखिए कि अगर उसको तो पूरा पूरा कंट्रोल चाहिए तो वो अपना खुद का फंड यूज़ करेगी। अगर उसको कंट्रोल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अपने बिजनेस में, तो वो कौन सा फंड यूज़ करेगी? बोरोड फंड। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेजिंग फंड्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन नॉर्म्स। यानी अगर हम कहीं बैंक से लोन लेते हैं या अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नॉर्म्स यानी कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ सर्टेन रूल्स जो हैं सेबी ने दिए हैं,
और इसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, हर एक मैनेजमेंट को इसे फॉलो करना चाहिए. सो द फाइनेंशियल मैनेजर शुड बी फॉलोड इट. फिर नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशंस. कैसी स्टॉक मार्केट है? अगर तो स्टॉक मार्केट बुलिश है, बूम पीरियड है, तो इक्विटी शेयर्स आर मोर इजली सोल्ड. बूम पीरियड है तो जो उनके इक्विटी शेयर्स हैं वो बहुत जल्दी सोल्ड हो जाएंगे. किस प्राइस में? बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस में सोल्ड हो जाएंगे. अगर तो बियरिश फेस है, यानी ज़्यादा कोई बियर है, बूम नहीं है, रिसेशन पीरियड है, तो क्या होगा? जो कंपनी है उसको इक्विटी कैपिटल को बोरो करने में, यानी इक्विटी कैपिटल बनाने में टाइम लग सकता है. तो वो सब उस टाइम पे क्या ऑप्ट करेगी? डेप्ट यानी लोन ले सकती है, क्योंकि शेयर्स उस टाइम पे बिकना मुश्किल हो सकता है. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज. अदर कंपनीज का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होगा? अ यूजफुल गाइडलाइंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग इज डेप्ट इक्विटी रेशियोज ऑफ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट. यानी हमें यह भी देखना होता है कि अदर कंपनीज किस टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, किस टाइप के जो रूल्स है वो फॉलो कर रही है, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है. देयर आर यूजली सम इंडस्ट्री नॉर्म्स विच में हेल्प केयर however must be taken that the company does not follow the industry norms blindly. अगर कंपनी ने जो रूल्स बना रखे हैं, जो भी उसका अगर कोई सिमिलर प्रोडक्ट है, सेम ही इंडस्ट्री से लाई करती है, अगर मान लीजिए दो कंपनी है सोप बनाने की, तो वो दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, प्राइस वगैरह सब सेम है, तो उनको भी ध्यान रखना होगा कि दूसरी कंपनी क्या अपने रूल्स को फॉलो कर रही है कि वो कंपटीशन में मेनली बनी रहे. ठीक है. फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल. व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं केस के अंदर. अब हमारा क्या होता है, जो फाइनेंशियल लिवरेज है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. मैंने स्टार्टिंग में भी बताया. दैट इज फर्स्ट वन इज फेवरेबल एंड द अदर वन इज अनफेवरेबल. कुछ सर्कमस्टांसिस में ये फेवरेबल भी हो सकता है और कुछ सर्कमस्टांसिस में ये अनफेवरेबल भी हो सकता है. अब इसके जैसे ही हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें कंफर्म पता चलेगा कि किस ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब ये फेवरेबल होगा और कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब डेट इज अनफेवरेबल. हमारे पास पहले दो चीज़ें आएंगी, EBIT एक, दूसरा आता है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट एक आता है हमारे पास EPS यानी अर्निंग पर शेयर. अब ये दोनों हम कैसे निकालेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, दैट वी विल डिस्कस इन द न्यूमेरिकल में अभी हम डिस्कस करते हैं. फॉर फेवरेबल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज के लिए हम दो एग्जाम्पल लेंगे. एक लेंगे कंपनी एक्स का, एक लेंगे कंपनी एक्स लिमिटेड, एंड अनफेवरेबल के अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे कंपनी वाई लिमिटेड का. ठीक है. देखते हैं हम अपने जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसको बहुत ही सिंपल मैनर में करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं, आपको डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है. तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल. द कंपनी एक्स लिमिटेड वाले का जो हम किस में देखेंगे, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर एनालाइज करेंगे. इसके अंदर जो हम मान के चलते हैं कि कंपनी के जो टोटल फंड्स हैं वो कितना यूज़ करती है, 30 लाख के यूज़ करती है, जिसपे उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है, 10% पर एनम, और 30% वो टैक्स रेट यूज़ करती है, यानी और उसका जो टैक्स है उसका 30% लगता है आपके टोटल फंड में से. और उसकी अर्निंग कितनी होती है, 4 लाख की वो अर्निंग करती है. अब इसमें हम 3 सिचुएशंस लेंगे, द फर्स्ट सिचुएशन, द सेकेंड एंड थर्ड, कि वो कितना लोन उठाती है. फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जो पहली कंपनी है वो कितना लोन उठाती है, नील, कोई लोन नहीं उठा रही है. फर्स्ट सिचुएशन के अंदर 30 लाख की 30 लाख टोटल अपनी खुद का ओनर्स फंड यूज़ कर रही है. लेकिन सिचुएशन 2 के अंदर वो 10 लाख हमारा डेट ले रही है, 10 लाख का क्या ले रही है, लोन ले रही है. तो यानी 20 लाख की उसकी अपनी खुद की कैपिटल है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है सिचुएशन थर्ड,
₹20 लाख का वो क्या ले रही है, लोन ले रही है। इसका मतलब 10 लाख की उसके पास क्या है, कैपिटल है, अपनी खुद की ओनर्स फंड है। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। EBIT और EPS एनालिसिस। अब EBIT हमारे कितना आया था, कितना अर्निंग्स हुई है उसको, तो तीनों सिचुएशन, तीनों में 4 लाख की, इसमें भी 4 लाख की, इसमें भी 4 लाख की हुई है। अब इंटरेस्ट रेट, क्योंकि तो इसने फर्स्ट वाली सिचुएशन के अंदर इसमें नील था, तो इस पर तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, तो डैट इज नील। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड इज, एक ने तो कितनी लिया है, 1 लाख का, दूसरे ने 2 लाख का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकला, 4 लाख के ऊपर हम क्या निकालते हैं, देखिए 4 लाख के ऊपर नहीं निकालना है, ये इतना इसने जो डेट लिया था 10 लाख का, इस 10 लाख के ऊपर आपने इंटरेस्ट निकालना है 10% का, और इस सेकंड सिचुएशन में 20 लाख के ऊपर कितना का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 10%। तो डैट इज 1 लाख एंड 2 लाख, ये आ गया। अब EBIT, ये EBIT, ये EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसको अर्निंग बिफोर टैक्स क्या हुआ, ये EBT है, कितना हुआ, ये तो पूरा का पूरा 4 लाख नील आ गया था, ये वाला तो 4 लाख, 4 लाख में से 1 लाख गए 3 लाख, 4 लाख में से 2 लाख गए 2 लाख। फिर अब इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं। हमने इसके अर्निंग्स के ऊपर पहले क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है, देन उसके बाद टैक्स लगाना है, क्योंकि हम पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके बाद हम टैक्सेस को पे करते हैं। अब टैक्स जो है वो लगा दिया, कितना परसेंट, 4 लाख का 30%, 3 लाख का 90%, 2 लाख का 60% टैक्स लग गया। अब इसके बाद हमारा क्या आ गया, EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, की कितनी अर्निंग्स उसको हुई हैं टैक्स के बाद। 2,80,000 की पहली अर्निंग हुई, माइनस करा 4 लाख में से 1,20,000, फिर उसके बाद 3 लाख में से 90,000 माइनस करा तो इतना, देन फिर हम मान के चलेंगे अब कि EPS निकालना है अब हमें, तो हम पहले मान के चलेंगे कि हर एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज़ का था। उसने टोटल कैपिटल कितनी लगाई थी, ओवरऑल उसकी कैपिटल कितनी थी, 30 लाख की, तो 30 लाख पे कितना, 10 रुपीज़ का, पहली सिचुएशन में 10 यानी 3 लाख का पर शेयर हो गया। अब सेकेंड सिचुएशन 2 लाख, क्योंकि उसने 10 लाख का क्या लिया था, लोन लिया था, तो उसकी टोटल खुद का कैपिटल कितनी बची, 20 लाख अपॉन 10, देन 2 लाख, ऐसे ही 1 लाख आ जाएगा। फिर EPS में क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकल कर आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे डिवाइड किया हमने, 2,80,000 को 3 लाख से डिवाइड किया, तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकल कर आ गया। ऐसे ही हम सिचुएशन 2 का निकाल लेंगे और सिचुएशन 3 का। ये तो हो गया हमारा फेवरेबल कंडीशंस वाले का, लेकिन अब अनफेवरेबल कंडीशन देखते हैं। उसका एक एग्जाम्पल जो हमने कहा था, दैट इज कंपनी वाई लिमिटेड। कंपनी वाई लिमिटेड में 30 लाख का टोटल फंड है, 10% हम इंटरेस्ट देंगे, 30% हम टैक्स देंगे, लेकिन इसमें हमने क्या चेंज कर दिया, EBIT चेंज कर दिया, यानी हमारी जो अर्निंग्स है वो चेंज हो गई। कितना ले लिया अर्निंग्स को हमने, 2 लाख। फिर सिचुएशन फर्स्ट में नील, कोई भी डेप्ट नहीं लिया। सिचुएशन 2 में वही सेम 10 लाख का डेप्ट लिया, और सिचुएशन 3 में भी कैसा डेप्ट लिया, 20 लाख का। अब देखिए हम क्या निकालेंगे इसका, EBIT EPS एनालिसिस। अब EBIT हमारी अर्निंग्स कितनी है, 2 लाख की, 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट दे देते हैं, कितना इंटरेस्ट देंगे, इस पे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा, 1 लाख का इंटरेस्ट इस पे चला जाएगा और 2 लाख का इस पे चला जाएगा। अब EBT क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब 2 लाख का 2 लाख आ गया, इसमें से अब 2 लाख में से 1 लाख मैंने माइनस किया तो 1 लाख, 2 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो नील। देन फिर हम उनको क्या दे देते हैं, टैक्स दे देते हैं, जो भी टैक्स पेमेंट उनको करनी है।
फिर टैक्स निकाल लेंगे 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 30%, 60,000। 1 लाख के ऊपर 30%, 30,000। इसके ऊपर कुछ भी नहीं क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 2 लाख अपॉन माइनस 60,000 इज 1,40,000। EAT यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितनी अर्निंग्स हुई हैं आफ्टर टैक्स के बाद। फिर उसके बाद 1 लाख और 30,000 में से माइनस किया तो 70,000। फिर उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, इसमें नील। अब हम मान लेते हैं कि हमारे जो शेयर्स थे वो 10 रुपीज़ ईच के थे, यानी 10 रुपये पर शेयर था। तो डैट इज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। कैसे, टोटल अर्निंग्स कितनी है 30 लाख की, 10 रुपीज़ पर शेयर, 3 लाख आ गया। ऐसे ही सेम एज इट इज इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने किया था तो वैसे ही सेम करना है। 30 लाख में से 10 लाख तो वो डेप्ट ले रहा था, तो उसका खुद का ओनर्स फंड कितना है 20 लाख। 20 लाख बाय 10 देन 2 लाख। ठीक है, ऐसे पर शेयर की वैल्यू निकल आएगी। अब EPS निकालेंगे, कैसे, वही सेम 1,40,000 अपॉन 3 लाख। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.47 समथिंग। तो यहाँ पर नील आ जाएगा क्योंकि ऊपर नील है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी कैसी फेवरेबल कंडीशंस हैं और कौन सी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। अब हमें हमारा 2 फैक्टर्स इफेक्ट करता है हमारी फाइनेंशियल लिवरेज की कंडीशंस को, कि वो हमें कितना बेनिफिट दे रहा है। अगर कौन से 2 फैक्टर हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहला फैक्टर कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है ROI। दूसरा कॉस्ट ऑफ डेट, कितनी कॉस्ट है, कितना उसका डेप्ट का यानी लोन का कितना इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं। ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। अगर हमारे रिटर्न ज़्यादा है और डेट कम है तो ये फेवरेबल कंडीशन होगी कि आपको सही रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो उसकी हेल्प से आपको प्रॉफिट, कंपनी को जो प्रॉफिट है वो अच्छा अर्न हो रहा है। अनफेवरेबल कंडीशंस में अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ ROI, वो कम है बट कॉस्ट ऑफ डेट कि उसको डेब्ट का कितना पैसा देना है, कितना इंटरेस्ट रेट है, अगर वो ज़्यादा है तो ये डैट इज़ अनफेवरेबल कंडीशन। अगर मैं बात करूँ कि इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला, तो देखो पहली वाली जो कंपनी X लिमिटेड थी वो 4 लाख रुपए की अर्निंग कर रही थी। टोटल पैसा कितना लगा रही थी 30 लाख इंटू 100, ऐसे करेंगे। अब हम इसका रेट ऑफ परसेंटेज निकालेंगे कि उसको कितना रिटर्न वगैरह मिल रहा है। तो ये इसका आ जाएगा 13.33%। ठीक है, अब 13.33% हमारा आ गया। अब ये बड़ा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आप कितना पे कर रहे थे, कंपनी कितना पे कर रही थी 10% इंटरेस्ट पे कर रही थी, लेकिन उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो डैट इज़ कॉल्ड कि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे कम मिला, मतलब ज़्यादा मिला, तो उसकी कॉस्ट ऑफ डेट भी कम आई थी। ठीक है, अगर से कंपनी Y लिमिटेड की बात करें, ये X लिमिटेड का एग्जांपल था, अब Y लिमिटेड की बात करते हैं। ठीक है, ये कितना अर्निंग कर रही थी 2 लाख की, और कैपिटल सेम एज इट इज़ लगा रही थी। उसकी एक परसेंटेज निकाल लेते हैं कि उसको कितना रिटर्न में मिला वापस। तो उसको मिला 6.67%। इसका मतलब कि अब ये 6% किससे कौन सा बड़ा है, 10%। पेमेंट ज़्यादा करी थी लेकिन उसको उसके ऊपर रिटर्न क्या मिल रहा था, बहुत कम मिल रहा था। तो 2 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं फेवरेबल कंडीशंस में और अनफेवरेबल कंडीशंस में। यहाँ पर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है विद न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको डिराइव करने के लिए बोला जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, किस टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं, हर चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है डैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक है। बहुत आसान है, अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो डैट इज़ कुछ भी नहीं, आपको लगेगा कि ये टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा आसान था।
बट ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन हमने इसको बहुत ही सिंपल मैनर में करा है, अच्छे से समझा है। एंड नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड बाय बाय फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें कि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दिस इज़ अ कोरोना टाइम, सो हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए ही, समझिए। तो क्लासेस भी प्रॉपर नहीं लग पाती हैं, थोड़ी नेटवर्क इश्यूज़ हो जाते हैं, जो भी है। तो अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करें। एंड बाय बाय।